इसका नाम है बेटा चैप्टर का मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन है ना, समतल, समतल गति, समतल में गति, ठीक है ना। तो मोशन इन टू डायमेंशन भी बोलते हैं इसको, मोशन इन टू डायमेंशन बोलते हैं। तो देखो जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में, प्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, समतल। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में गति करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में गति करता है तो इस प्रकार के मोशन को, इस प्रकार के मोशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, द्विविमीय गति बोलते हैं या फिर मोशन इन टू डायमेंशन बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि मान लीजिए कि यही बोर्ड है ना, इसको मैं मोशन इन प्लेन या फिर मोशन इन टू डायमेंशन लिख सकता हूं, मोशन इन टू डायमेंशन लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा बेसिक चीजें समझते हैं, है ना, थोड़ा सा बेसिक, चूंकि आप लोगों ने वहां पर पढ़ा है, अभी आपको सत्यम सर ने पढ़ाया था पूरा, तो मैं अपने तरीके से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो समय के साथ अगर अपनी अवस्था कायम रखता है, मतलब अपने पोजीशन पे रहता है, तो अपन बोलते हैं कि वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है बेटा। और यदि अगर वो टाइम के साथ, टाइम भी बीत रहा है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ठीक। तो यही आपने रेस्ट और मोशन पढ़ा था। और वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन, जो तीन टाइप के मोशन होते हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो उसको अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं, या एक विमीय गति कहते हैं। जैसे रोड पे मान लो कि अपन बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे हैं, स्ट्रेट रोड पे अपन चल रहे हैं, या कोई कार बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर चल रही है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे 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 ऐसे, है ना, तो इस प्लेन के ऊपर ही चल रहा है, ये प्लेन है। प्लेन का मतलब हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लेन का मतलब हुआ जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। कोई एक प्लेन ले लेंगे, जैसे कि ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इस प्लेन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या फिर वाई और जेड, मतलब दो डायमेंशन को एक साथ कवर कर रहा है। तो इस प्रकार के मोशन को अपन टू डायमेंशनल मोशन या द्विविमीय गति कहते हैं, ठीक। और हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मोशन इन टू डायमेंशन के बारे में ही पढ़ने। जैसे कोई मान लो कि कोई सांप है जो कि रेंग रहा है, मतलब कैसे चलता है सांप, ऐसे ऐसे चलता है, तो वो एक प्लेन में चल रहा है ना, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है ना, तो वो दो डायमेंशन एक साथ कवर कर रहा है, तो उसको अपन टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जनरली टू डायमेंशनल मोशन में अपन दो चीजें पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा होता है वो सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर मोशन होता है बेटा, वो भी मोशन इन टू डायमेंशन होता है। याद रखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि एक रस्सी पे, ये रस्सी है, रस्सी में पत्थर मैंने घुमा दिया, तो जो सर्कुलर मोशन होता है वो भी एक प्लेन में होता है। इसको अपन मोशन इन प्लेन का ही एग्जांपल याद रखते हैं। तो सर्कुलर मोशन एक अलग से चैप्टर भी आप पढ़ेंगे आगे चलकर, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाने आया हूँ। हम जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, ठीक है बेटा। तो इन सबको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप ये देखिए कि आप लोगों ने इक्वेशन है, ये तो आप समझ गए कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में गति करता है, प्लेन मतलब किसी समतल में गति करता है, तो इस प्रकार के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं, है ना। लेकिन आप लोगों ने जो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था बेटा, तो उसमें अलग अलग आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं। उम्मीद है कि आप सबको वो फार्मूले याद होंगे, अभी आपका टेस्ट भी हुआ था। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ा था, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने क्या पढ़ा था, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा क्या पढ़ा था, V बराबर यू प्लस ए टी, है ना। आपने पहले ये पढ़ा होगा, फिर ये पढ़ा होगा। और फिर तीसरा आपने पढ़ा था V स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपने ये तीन फार्मूले इक्वेशन ऑफ मोशन के पढ़े थे, ठीक है बेटा। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V बराबर यू प्लस ए टी, और V स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है बेटा। तो ये सब के सब स्ट्रेट लाइन मोशन में आपने पढ़ा था। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो अपन ये तीन फार्मूले कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सब के सब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अप्लाई होता है। मतलब जिसमें
एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, उसी के लिए ये लगा सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आप लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो जब वो नीचे आती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उससे उसके जरिए वो नीचे आती है। तो आप मुझे बताओ 9.8 जो वैल्यू है एक कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं? और जब भी कांस्टेंट, जब और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम ये तीनों मोशन यूज कर सकते हैं। और आपको सर ने ये भी बताया होगा कि एक्सेल मतलब जब भी अपन ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ग्रेविटी के लिए भी ये तीनों फार्मूले लगते हैं। वहां पर s के बदले में लिखते हैं h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस जी टी और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। इस तरीके से ये फार्मूले अपन मोशन इन ग्रेविटी में लगाते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जो ग्रेविटेशनल मोशन अपन लगाते हैं तो ग्रेविटेशनल मोशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन क्यों है, तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि वहां पर भी एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। कैसे आपको पता, तो आपको पता है कि जो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको अपन स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और चूंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है तो हम ये तीनों फॉर्मूले उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आप पढ़ के आए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं मोशन इन 2 डायमेंशन। तो सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है बेटा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। और कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन मोशन कर रहा है, ठीक है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। तो सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस पर मूव करता, अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस पर मूव करता, मतलब हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल जान रहे हैं आप लोग, अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पर एस के बदले में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बेटा, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। और तीसरा हो जाएगा बेटा वी एक्स का होल स्क्वायर बराबर यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए यू प्लस ए टी। ये तो हो गया वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 2ax इंटू एस। ठीक है बेटा, मतलब क्या हुआ, मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझिए आप ध्यान से, कि जब भी हम, ये सब आप पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन जब भी हम 2 डायमेंशनल मोशन करेंगे तो 2 डायमेंशन को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग बांट लेंगे और वर्टिकल मोशन को अलग। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ये वाली डायरेक्शन, एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन, और वर्टिकल मतलब ये वाली लंबवत डायरेक्शन। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल, अगर मैं इसी को किसके लिए लगाऊं, वर्टिकल के लिए लगाऊं, तो फार्मूला यही रहेगा, है ना, फार्मूला सारा यही रहेगा। लेकिन इसी फार्मूले को हम किस रूप में लेंगे बेटा, इसको लिखेंगे एस वाई बराबर यू वाई, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, वी वाई का होल स्क्वायर बराबर यू वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ay और इंटू एस वाई, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि फॉर्मूले सारे यही रहेंगे, बस उसको मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए यहां पर सबको एक्स एक्सिस की तरफ ले लेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए सबको हम वाई एक्सिस पर ले लेंगे। देखो फार्मूले में कोई चेंज, और ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जब अपन फार्मूले लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल के लिए अलग लगा लेंगे और वर्टिकल के लिए अलग लगाएंगे। और इतना कुछ बताने के बाद मैं फिर से बोल रहा हूं कि अभी भी अपना टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ। अपना टॉपिक क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो उसको अपन स्टार्ट करेंगे। पहले आप यहां तक का बताओ क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया।
चलिए बेटा, अब आगे बात करते हैं। ये तो आपको आ गया समझ में, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं भी आया समझ में तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं। जो अपना टॉपिक पढ़ने वाले बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा, इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसका नाम है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत ही मजेदार टॉपिक, देखेंगे ध्यान से। प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं, ठीक है बेटा। हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति और इंग्लिश से बोलते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब आप एक चीज मुझे बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो बिल्कुल वो सीधा चल रहा है, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में या फिर ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये सब के सब क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। आप मुझे बताएंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने सीधा ऊपर की ओर फेंका तो ये जा भी रहा है स्ट्रेट लाइन में और वापस भी आ रहा है बेटा स्ट्रेट लाइन में, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान देंगे आप लोग, अगर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं एक ऊंचाई पे, मान लो कि ये अर्थ है, अर्थ से किसी ऊंचाई से, ध्यान देंगे, अर्थ से किसी हाइट से, मान लीजिए कि ये कोई हाइट h है ना, यहां से हाइट h है, ठीक। किसी हाइट h से, अर्थ से किसी हाइट h ऊपर से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सीधा फेंका। कैसा फेंका बेटा, सीधा फेंका। जैसे कि मान लीजिए कि एक वो जो कंचा आप लोग खेलते हैं ना, गोली टाइप का, तो उस गोली को जब अपन ग्राउंड पे सीधा फेंकते हैं तो वो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है, लेकिन अपन ग्राउंड से नहीं फेंक रहे हैं, अपन कहाँ जा रहे हैं, छत पे चढ़ जा रहे हैं, ठीक। अपन कहाँ चढ़ रहे हैं बेटा, छत पे चढ़ रहे हैं, और छत पर चढ़ के उसी कंचे को या उसी गोली को आप बिल्कुल सीधा फेंकते हो। मतलब आपके हिसाब से आपने जो फेंका है वो तो स्ट्रेट लाइन फेंका है, मतलब बिल्कुल आप क्या चाहते थे, आपके मन में क्या था कि मैंने तो बिल्कुल बेटा सीधा फेंका है। लेकिन आप सभी को पता है बेटा कि आप अगर छत पे हो और छत से बिल्कुल आपने सीधा फेंका है तो ये सीधा जाएगा तो, लेकिन कुछ देर के बाद ऐसे जाके गिरेगा। आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, ये ऐसे जाके गिरेगा। ऐसा तो नहीं कि ये हमेशा के लिए बिल्कुल सीधा ही चलता चला जाएगा, ऐसा आप लोगों को लगता है क्या, नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सभी समझदार लोग हो कि जब भी अगर आप ग्राउंड पे ही खड़े होके और बिल्कुल ग्राउंड से लेवल मिला के बिल्कुल सीधा फेंकते तो वो बिल्कुल सीधा जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। लेकिन आप किसी ऊंचाई पर जाकर के, किसी ऊंचाई पर जाकर के और ऑब्जेक्ट को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंकते हो, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंकते हो, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण, देखो इसने क्या किया, ग्रेविटेशन ने उसको नीचे की ओर खींचा, ग्रेविटेशन ने उसको नीचे की ओर खींचा, ग्रेविटेशन ने उसको नीचे की ओर खींचा। मतलब वो जाना कहां चाह रहा था, आगे, है ना, वो जाना कहां चाह रहा था बेटा, आगे। मैंने फेंका किधर था, आगे की ओर फेंका था, लेकिन ग्रेविटेशन ठीक उसी प्रकार की बात है कि मैंने, मान लो कि एक व्यक्ति है, ये उधर जाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको नीचे खींच रहा हूं, चल मेरे साथ, ये बोल रहा नहीं चल आगे, ये बोल रहा चल मेरे साथ। तो देखो ये आगे भी चल और नीचे भी चल, ऐसे करते करते आगे भी चल, नीचे भी चल, आगे भी चल, नीचे भी चल, तो ये आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो ऐसा करते करते ये एटलीस्ट, मतलब लास्ट में क्या होगा, एट लास्ट क्या, ग्राउंड पे जाके गिर जाएगा, ठीक। तो ये जो बेटा पाथ बनता है ना, ये जो पाथ बनता है ये एक पैराबोलिक पाथ बनता है ना। आप मैथ्स जब पढ़ेंगे तो मैथ्स में इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। पैराबोला क्या होता है, जैसे सर्कल, जैसे एक सर्कल एक डायग्राम है ना बेटा, सर्कल एक डायग्राम है, वैसे मैथ्स के अंदर एक पैराबोला भी अपने को पढ़ना पड़ता है। तो याद रखेंगे ये पैराबोला का स्ट्रक्चर है, पैराबोलिक पाथ बनता है। कैसा पाथ बनता है बेटा, पैराबोलिक पाथ बनता है, ठीक। और इसी मोशन, इस प्रकार के मोशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इस प्रकार के मोशन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन इसी केस में होता है, एक और केस देखेंगे आप लोग ध्यान से, कि जैसे मान लीजिए कि ये बेटा एक्स एक्सिस से, ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। आपने ये आप ग्राउंड पे ही खड़े हैं, ठीक। आप बोलोगे सर प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा हाइट से ही होता है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि जब अपन किसी हाइट पे चढ़ करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वो अर्थ के कारण, अर्थ की ग्रेविटेशन के कारण इस प्रकार का बन गया और इसको अपन प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसी प्रकार आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो ऐसा प्रोजेक्टाइल दिखाओ जो कि हम अर्थ पे खड़े हैं और कुछ ऐसा फेंक के बताएं जिससे कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह काम करे। तो देखो आप अर्थ पे खड़े हो और अर्थ से किसी एंगल पे, है ना, किसी एंगल पे, मान लो थीटा एंगल पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, मान लो जी यू वेलोसिटी के साथ। किस वेलोसिटी के साथ बेटा, यू वेलोसिटी के साथ आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। जैसे आपने एक पत्थर लिया और पत्थर को ऐसे थ्रो किया, तो आपने जो थ्रो किया बेटा वो ऐसे थ्रो किया है, ठीक। लेकिन आपको पता है बेटा, आप समझदार बच्चे हो, आप सभी के सभी समझदार बच्चे हो, ध्यान से देखेंगे, आपने ऑब्जेक्ट को तो ऐसे फेंका है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, है ना, ये कहीं ना कहीं आगे जाके ऐसे ही गिरेगा बेटा। आप समझ गए होंगे। आप किसी पानी में पत्थर को ऐसे खूब ऊंचाई पर फेंकते हो या बॉल को ऐसे फेंकते हो तो बॉल कैसे जाता है बेटा, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और फिर ग्राउंड पे जाके गिरता है। तो हुआ क्या एक्चुअल में, देखो
आपने ऑब्जेक्ट को इधर इस स्ट्रेट लाइन में फेंका था, लेकिन हर जगह पर ग्रेविटी आई, है ना, हर जगह पे क्या आई बेटा, ग्रेविटी आई। तो ग्रेविटी उसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींचने का प्रयास कर रहा है ना, ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींचने का प्रयास कर रहा है, और धीरे धीरे वो वापस कहां पर आ जाएगा बेटा, अर्थ पर आ जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब ये भी प्रोजेक्टाइल, ये भी पैराबोला का ही एक पाथ होता है, ये भी पैराबोलिक पाथ है बेटा, है ना। ये भी स्ट्रक्चर कैसा बनता है बेटा, पैराबोलिक पाथ बनता है ना। तो इस केस को भी अपन क्या बोलते हैं, ये जो फेंका गया ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये जो फेंका गया ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकने से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकने से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपने वर्टिकल ग्राउंड पे खड़े खड़े आपने वर्टिकल फेंक दिया, सॉरी हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, तो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ग्राउंड पे खड़े खड़े आपने वर्टिकल फेंक दिया तो भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। लेकिन अगर ग्राउंड पे खड़े खड़े आपने किसी एंगल से फेंका तो वो कौन सा मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर आप किसी ऊंचाई से आपने हॉरिजॉन्टल फेंक दिया तो भी वो कौन सा मोशन होगा बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है बेटा, है ना। तो क्या ये सारी बातें समझ ली? तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे आप फुटबॉल में लात मारते हैं, फुटबॉल में ऐसे पैर मारते हैं, आप जोर से आपने पैर मारा फुटबॉल में, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल। कैसे फुटबॉल कैसे उड़ता है, यहाँ से उड़ते उड़ते गया और उस साइड, है ना। मान लीजिए कि अपने को किसी को लेटर देना है ना, लेटर को ऐसे पुड़िया बांध के, और जैसे स्कूल में फेंकते हो ना, ऐसे लेटर बांध दिया और आप आगे या पीछे बैठे और किसी को आगे पहुंचाना है, समझ रहे हो आप? तो ऐसे करके बांध दिया और इसको ऐसे फेंक दिया, तो ऐसे फेंक दिया तो वो कैसे कूदते हुए गया है, ऐसे गया है, मतलब ये भी कौन सा मोशन है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है बेटा। या फिर ऐसे किया और किसी को ऐसे मार दिया, तो ये भी कौन सा, मतलब इमेजिनरी प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि इमेजिनरी प्रोजेक्टाइल, तो मतलब ऐसी मजाक के लिए बताइए, तो आप लोग समझ गए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कितना समझ में आया, फिर अपन आगे और इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, ये सब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। अब अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, तो कैसे लिखेंगे बेटा? तो देखिए, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में मिला के लिख रहा हूँ, ना तो इतनी इंग्लिश मुझे आती है ना तो इतनी हिंदी आती है, तो मैं दोनों मिला के लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से कि जब किसी ऑब्जेक्ट को है ना, आपको जो प्रॉपर, आप जो हिंदी मीडियम के तो उसको हिंदी में भेज दूंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के उसको इंग्लिश में भेज दूंगा, आप लोग उसकी टेंशन मत लेंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल के अतिरिक्त, है ना बेटा, वर्टिकल के अतिरिक्त, मतलब आपको वर्टिकल नहीं फेंकना, वर्टिकल फेंक दोगे तो फिर वो प्रोजेक्टाइल नहीं हो। आपने ऐसे सीधा फेंक दिया तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं, वो तो सीधा गया और उसी लाइन पे वापस आ गया, ये प्रोजेक्टाइल नहीं। जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल के अतिरिक्त किसी दिशा में थ्रो किया जाता है, तो वह ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन के अंदर, ग्रेविटेशन के कारण
अर्थ के किसी दूसरे पॉइंट पर आकर गिरता है, ठीक है बेटा। इस प्रकार के मोशन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस प्रकार के मोशन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस मोशन का पाथ पैराबोलिक होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इस मोशन का पाथ कैसा होता है बेटा? पैराबोलिक होता है। और पैराबोलिक होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, फेंके गए ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, फेंके गए मतलब थ्रो किए गए ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं, है ना। जिस ऑब्जेक्ट को हमने फेंका उसी क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, जैसे कि इस मार्कर को हमने ऐसे फेंका है, तो ये मार्कर क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। अगर मैंने फुटबॉल को ऐसे मारा है तो फुटबॉल क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल के अतिरिक्त किसी दिशा में थ्रो किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन के कारण अर्थ के किसी दूसरे पॉइंट पर आकर गिरता है। इस प्रकार के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस मोशन का पाथ कैसा होता है बेटा? पैराबोलिक होता है ना। और एग्जाम्पल अगर लिखना है, अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है तो यहां पर लिख सकते हैं, बंदूक से निकली गोली है ना, बंदूक से निकली गोली। उसके बाद फुटबॉल को जब अपन मारते हैं, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना, आदि लिख दो। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, है ना। आप ऐसे सुन लो ओरली। जब अपन फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसका भी जो मोशन होता है वही प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। बंदूक से जब आप गोली निकालेंगे तो गोली तो देखो, अगर सामने कोई नहीं बंदा है तो कुछ देर तक सीधा जाएगा और फिर जाके ग्राउंड पर गिरेगा, तो वो भी क्या है? मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल मैंने आपको क्या, जैसे वायुयान से मान लो बम गिराया जा रहा है, तो वायुयान तो कंटिन्यू मोशन में, जब उसको गिराएंगे तो वो भी बिल्कुल ऐसे जाके गिरेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए, है ना। अगर आपको इसका डायग्राम बनाना है तो डायग्राम तो खैर अभी बार बार बनाएंगे अपन, है ना, फिर भी एक बार नोट कर लो। ये मोशन है भैया, है ना। यू वेलोसिटी से फेंका गया था, थीटा एंगल पे फेंका गया था। इस प्रकार के मोशन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इंग्लिश वाला कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना बेटा कि सर हिंदी में क्यों लिख दिया, इंग्लिश में भी लिखो। मैंने हिंदी इंग्लिश मतलब मैंने आपको समझा दिया था दोनों, लेकिन लैंग्वेज मेरी अपनी लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है। बाकी जब आपको नोट्स मिलेगा तो एग्जैक्टली जब जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको इंग्लिश में मिल जाएगा और जो हिंदी मीडियम वाले उनको हिंदी में मिल जाएगा। आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक, बहुत जल्द मिल जाएगा। मैंने बोल चुका हूँ मैं बच्चों को, पिछले साल के बच्चों को, तो वो बिल्कुल तैयार कर रहे हैं PDF या फिर फ़ोटो वोटो खींच के आपको भेज देंगे। चलिए बेटा, ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और नई चीज़ें सीखते हैं बेटा। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर 2 प्रकार का प्रोजेक्टाइल अपने को पढ़ना है बेटा। यहाँ पर मुझे 2 प्रकार का प्रोजेक्टाइल पढ़ना है।
यहाँ पर अपने को दो प्रकार का प्रोजेक्टाइल पढ़ना बेटा। पहला क्या पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। पहला क्या पढ़ना बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और दूसरा क्या पढ़ना बेटा, आप लोग समझ गए होंगे, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल नहीं बोलते, याद रखना, दूसरे को बोलते हैं ऑब्लिक, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को हिंदी में क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं भाई, ऊर्ध्वाधर नहीं, ऊर्ध्वाधर तो वर्टिकल बोलते हैं, इसको याद रखो, इसको बोलते हैं तिर्यक, तिर्यक प्रक्षेप, ठीक है बेटा। और हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, क्षैतिज। यस, तो नाम भूल रहा तो हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, क्षैतिज प्रक्षेप, ठीक है बेटा। तो ये दोनों क्या है, तो दोनों का डायग्राम एक बार फिर से बना देता हूं। देखो कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने किसी u वेलोसिटी से फेंका, ठीक है बेटा। तो जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से u वेलोसिटी से फेंका, तो इसका मोशन इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार के मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ये किसका एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल। और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको क्या बोला कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से, है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से किसी एंगल पर मान लो कि u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका, तो इस प्रकार क्या होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से ये आता हुआ ऐसे गिरेगा जाके। तो इस प्रकार के मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, तिर्यक प्रक्षेप या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसका भी पाथ पैराबोलिक होता है, इसका भी पाथ पैराबोलिक होता है, ठीक है बेटा। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर अपन स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। चलिए बेटा, अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पर। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, हर जगह ये क्वेश्चन आता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ। जैसा क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, ठीक। क्वेश्चन ये आएगा कि प्रूव दैट, क्वेश्चन आएगा बेटा, प्रूव दैट द ट्रेजेक्ट्री of horizontal projectile is parabolic, ठीक है बेटा। ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि प्रूफ दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। सिद्ध कीजिए कि क्षैतिज प्रक्षेप गति का पथ पैराबोलिक या परवलयकार होता है, ठीक है बेटा। ये आपको प्रूफ करने के लिए आ जाएगा, है ना। ये आपके दिमाग में आएगा सर, ये ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, तो पाथ को ही ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। पाथ को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने को प्रूफ करने के लिए आ जाएगा। तो इसमें अपने को क्या क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले डायग्राम बना लो आप। सबसे पहले अपन ने डायग्राम बना लिया कि एक ग्राउंड से h हाइट पर, ध्यान देंगे आप लोग,
ग्राउंड से कितने हाइट पर बेटा, h हाइट पर, है ना। ग्राउंड से h हाइट पर जाके आपने एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऐसे फेंका, u वेलोसिटी से आपने ऐसे फेंका है, तो इसका जो पाथ है ना, मैंने तो डायग्राम बना दिया, तो डायग्राम के हिसाब से तो ये मुझे पैराबोला दिख रहा है, लेकिन आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पाथ जो है पैराबोलिक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो मान लेंगे कि लेट मतलब माना एन ऑब्जेक्ट, लेट एन ऑब्जेक्ट is thrown horizontally, let an object is thrown horizontally with a velocity of u, with a velocity of u from a height h from the ground। ध्यान देंगे बेटा आप लोग, इसमें हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि माना एक वस्तु, एक प्रोजेक्टाइल जिसको ग्राउंड से h हाइट पर ले जाकर के u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीधा फेंका गया, ठीक। तो आपको क्या निकालना, आपको प्रूफ करना है ऐसा, ठीक है। तो मैंने एक और चीज मान लिया, लेट अस नाउ कंसीडर, एक बार फिर से मान लेते हैं, लेट अस नाउ कंसीडर इन टाइम t ऑब्जेक्ट कवर्स horizontal distance x and vertical distance y, है ना। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि माना, फिर से माना कि t समय के बाद, कितने समय के बाद, t समय के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x मूव कर चुका है और वर्टिकल डायरेक्शन में y मूव कर चुका है। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए कि मान लेते हैं कि t टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पहुंच गया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया। तो ये देखो ध्यान से, तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस कितना मान लिया अपन ने, x, और ये डिस्टेंस कितना मान लिया बेटा, y, है ना। वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, y डिस्टेंस कवर किया है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा, x, ठीक है। अब आप देखिए, ये आपने मान लिया, अब आप क्या करो, देखो एक चीज समझो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसा आपने 1 डायमेंशन मोशन में पढ़ा है ना, वैसा ही 2 डायमेंशन भी होता है। बस वहां पर जो 3 फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पर भी याद रखने हैं। और 2 डायमेंशन मोशन का मतलब है कि आप दोनों का अलग अलग निकाल लो, x एक्सिस की तरफ अलग निकाल लो, y एक्सिस की तरफ अलग निकाल लो, ठीक। तो अब अपन क्या कर देते हैं कि भले ये 2 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन इसको मैं 2 अलग अलग डायमेंशन में बदल देता हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, मतलब क्षैतिज गति के लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूंगा तो देखो एक चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा कि जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो उस टाइम में वर्टिकल की बात कोई नहीं करेगा। जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे तो सब कुछ हॉरिजॉन्टल के बारे में ही सोचेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा तो सब कुछ अपन हॉरिजॉन्टल के बारे में ही सोचेंगे। तो देखिए क्या क्या सोचना है, देखिए ध्यान से। आप मुझे बताओ कि जब इसको फेंका गया, तो आप मुझे बताओ जब इसको फेंका गया था तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया था ना बेटा। तो जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ux, क्या बोलेंगे बेटा, ux। तो ux बराबर क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है। देखो ux बराबर मतलब x एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है। अब देखो दूसरा क्या लिखेंगे, ax मतलब एक्सेलरेशन। आप मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन जो है वो तो ग्रेविटी के कारण है ना बेटा, एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी के कारण है। तो ग्रेविटी जो है हमेशा नीचे की ओर लगती है ना, ग्रेविटी हमेशा कहां लगती है बेटा, नीचे की ओर लगती है। तो आप मुझे बताओ कि मैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल की तरफ कोई ग्रेविटी लग रहा है क्या? आप मुझे बताओ कि ये जो जी है ये तो नीचे की ओर लग रहा है ना, वर्टिकल की ओर लग रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल की ओर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। मतलब ax की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। देखो ux बराबर क्या बेटा, u है, ax बराबर क्या बेटा, 0 है। ये x क्यों लगा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा मैंने क्या बोला था, एट टाइम t,
एट टाइम टी, अभी अभी आपने पढ़ा कि टी टाइम के बाद आप मुझे बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, एक्स डिस्टेंस कवर किया गया। तो एस बराबर क्या दिया हो बेटा, एक्स। एस बराबर क्या है ना, टी टाइम के बाद डिस्टेंस कितना है बेटा, एक्स है। टी टाइम के बाद डिस्टेंस कितना बेटा, एक्स है। ठीक, तो अब आप लोगों ने क्या किया, फार्मूला लगा दिया। कौन सा वाला फार्मूला, आप सभी को पता है बेटा, एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला आप सबको पता है, आपने सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ा है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर क्या पढ़ा बेटा, हाफ है ना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि हम ये किसके लिए लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लगा रहे हैं। किसके लिए लगा रहे हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल। सब कुछ हम एक्स वाला ही लेंगे। देखो कैसे, आप मुझे बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना दिया हुआ बेटा, एक्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, एक्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू एक्स है ना, यहां पर आप क्या कर दो, एस एक्स यू एक्स ए एक्स, आप सुविधा के लिए ऐसा लिख सकते हैं, है ना, इसको भी आप एस एक्स लिख दो। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है बेटा, एक्स। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, यूटी और प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये पूरा हो गया गोल, ये हो गया 0, है ना। तो यहां से क्या बचा बेटा, यहां से आप लिख सकते हैं क्या, टी बराबर हो गया बेटा एक्स बटे यू। ये हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो मैं आगे बता दूंगा सेम टू सेम। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सेम टू सेम अगला है वो सबके सब वर्टिकल मोशन। आप मुझे सबसे पहले कमेंट करके इतना बता दो इतना आपको समझ में आया कि नहीं तो फिर से इसको ही समझेंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। क्योंकि सेम टू सेम यही काम वर्टिकल मोशन के लिए कर देंगे। यही काम किसके लिए कर देंगे बेटा, वर्टिकल मोशन के लिए कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो देखो बेटा, आपने ये क्या लिखा था, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, क्षैतिज गति के लिए। अब यहां पर क्या लिखेंगे, सेम टू सेम वही काम कर देंगे। किसके लिए, फॉर वर्टिकल मोशन। किसके लिए बेटा, फॉर वर्टिकल मोशन। फॉर वर्टिकल मोशन आप सभी को पता है बेटा, है ना। जिस प्रकार से आपने यूएक्स लिखा था हॉरिजॉन्टल के लिए, इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या लिखा था, यूएक्स। तो वर्टिकल के लिए इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे, यूआई। तो आप मुझे बताओ कि जब आपने यहां से फेंका था तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी वो सबके सब तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी। आप मुझे बताओ कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी थी क्या, नहीं। वो तो पूरी की पूरी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी। मतलब वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी बेटा, 0 थी। ये आप लोग समझ गए होंगे कि वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था वस्तु को। ठीक, चलिए यूआई 0 हो गया। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है। आप मुझे बताओ कि जो भी एक्सेलरेशन है वो तो वाई डायरेक्शन में ही है। देखो जी जो है वो तो वर्टिकली लग रहा है बेटा। तो ए वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जी। ए वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जी हो जाएगा। ठीक, अब बताइए टाइम टी पर, एट टाइम टी, यहां पर क्या लिखेंगे, एट टाइम टी। अगर मैं टाइम टी पर डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए मैंने एस वाई ले लिया, डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए मैंने एस वाई ले लिया। तो आप मुझे बताइए कि डिस्टेंस को आप तो एस एक्स भी लिख सकते हैं, एस वाई भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ एस लिख दो, यहाँ पर सिर्फ एस लिख दो, है ना। कारण कि आप कंफ्यूज ना हो। आप मुझे बताइए कि टी टाइम पर जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस मतलब एस, टी टाइम पर जो डिस्टेंस है, बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में आपने कितना माना हुआ है। वर्टिकल डिस्टेंस कितना बेटा, वाई है। टी टाइम पर वर्टिकल डिस्टेंस कितना बेटा, वाई है ना। तो चाहे आप एस वाई बराबर वाई लिख दो या फिर एस बराबर वाई लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने फार्मूला लगा दिया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप चाहे तो इसको एस वाई लिख सकते हैं, यू वाई लिख सकते हैं, ए वाई लिख सकते हैं। अब नहीं तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर वाई वाई नहीं भी लिखेंगे तो भी फार्मूला तो अपने को कहाँ लगाना बेटा, यही लगाना है। एस बराबर क्या लगाना है बेटा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगाना है। तो आप मुझे बताइए ये सबके सब किसके लिए लगाएंगे, हम वर्टिकल मोशन के लिए। बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में एस बराबर क्या लिख सकते हैं हम, वाई बराबर यू वाई बराबर कितना दिया होगा बेटा, 0। तो 0 इंटू टी, ये गोल हो गया। ठीक, और प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर हो गया। बहुत बढ़िया, है ना। ये था इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ टी इन
है ना, पुट वैल्यू ऑफ टी बाय इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 में टी की वैल्यू है वो मैंने इसमें पुट कर दिया। किसमें बेटा, इस वाले में। तो ये क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा बेटा, हाफ इंटू जी इंटू एक्स अपॉन यू, है ना, यही एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, y बराबर हाफ जी अपॉन, देखो ये यू स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एक्स स्क्वायर। और याद रखेंगे ये पैराबोला का इक्वेशन होता है ना। यहाँ पर लिख देंगे, अगर आपको ये दिख रहा होगा इस साइड तो मैं इस साइड लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देंगे कि y बराबर के एक्स स्क्वायर। आप इससे इसको कंपेयर कर लो। ये जो इक्वेशन होता है बेटा पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो y बराबर के एक्स स्क्वायर की तरफ देखो, y बराबर हाफ जी यू अपॉन ये देखो, ये हाफ कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यू भी कांस्टेंट है, क्योंकि आपने यू से ही फेंका था। तो ये सब के सब कांस्टेंट है, तो इसको हम थोड़ी देर क्या मान लेंगे के। तो y बराबर के एक्स स्क्वायर की तरह दिख रहा है कि नहीं। और अगर ये पैराबोला का इक्वेशन है मतलब कि जो पाथ होता है वो कैसा होता है बेटा, पैराबोलिक होता है। तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर, तो नोट कर लीजिए इसको बेटा। आ गया ये समझ में आपको। जो बस लास्ट में एक लाइन लिखना है वहां पर कि अबव इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड हेंस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। कुछ नहीं करना है, 2 बार हम फार्मूला लगाएंगे। जो सेकंड इक्वेशन होता है ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हम 2 बार लगाएंगे। एक बार हॉरिजॉन्टल के लिए लगाएंगे, एक और वर्टिकल के लिए लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए अलग लगाएंगे, वर्टिकल मोशन के लिए अलग लगाएंगे, है ना। आपने देखा हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमने अलग लगाया और वर्टिकल के अलग लगाया। एक में से वैल्यू पुट करके दूसरे में डाल दो, तो जो वैल्यू आएगा लास्ट में उसको याद रखना है कि ये पैराबोला का इक्वेशन है। और लास्ट में लिख देंगे द अबव इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड हेंस इट इज प्रूफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। देखो बेटा, पुट का मतलब ये हुआ यहाँ पर, देखो एस के बदले में वाई लिख दिया। देखो एस के बदले में वाई लिख दिया। यहाँ पर यू वाई की वैल्यू क्या थी, 0 थी। देखो यू वाई की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो ये खत्म हो गया, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर हो गया। अब ये जो टी है ना, टी की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दी। टी बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स बटे यू दिया हुआ है। टी बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स बटे यू दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, एक्स बटे यू पुट कर दिया। देखो सब कुछ वही लिखा, वाई बराबर यहाँ पर हाफ जी और टी के बदले में क्या पुट करते हैं, एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर पुट कर दिया। तो एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, और यू का स्क्वायर क्या होता है, यू स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, हाफ जी और यू स्क्वायर को मैंने इस साइड कर दिया। तो हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया। तो ये किसके बराबर है, वाई बराबर के एक्स स्क्वायर की तरह दिख रहा है कि नहीं। मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन। और अगर ये पैराबोला का इक्वेशन है मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो प्रक्षेप गति होता है उसका पाथ कैसा होता है बेटा, परवलयाकार होता है। मतलब द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से एक बार चेक कर लीजिए, नहीं आया तो फिर से बता दूंगा एक बार, है ना। तो जो लोगों को जब समझ में आ गया वो लोग तो कमेंट कर ही रहे हैं। जिन लोगों को नहीं आ रहा है तो वो लोग भी बेझिझक पूछ लीजिए क्वेश्चन। जैसे हर्ष ने पूछा तो बाकी लोग भी पूछ सकते हैं आप, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है यहां पर, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा उड्डयन काल, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने इस प्रोजेक्टाइल को, अभी मैं वर्टिकल मतलब दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल की बात ही नहीं कर रहा, जब भी मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूं तो अभी प्रोजेक्टाइल का मतलब सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, मतलब हाइट पे गए और हाइट से मैंने ऐसे फेंका और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आगे गिरा, है ना। तो देखो ये जितनी मतलब मैंने इसकी कितनी वेलोसिटी फेंका था, सबसे पहली बात की हाइट कितनी थी इसकी, h थी, हाइट हमने कितनी मानी थी बेटा, h मानी थी, और इसको u वेलोसिटी से हमने फेंका था, है ना, u वेलोसिटी से फेंका था। तो आपको क्या निकालना बेटा, उड्डयन काल क्या होता है। तो देखो बेटा जब हमने इस ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये कुछ देर के बाद ये ग्राउंड पे आके गिर गया, तो ये कितनी देर हवा में रहा, कितने टाइम तक हवा में रहा, है ना। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का अर्थ के ग्राउंड तक वापस पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उड्डयन काल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं प्रोजेक्टाइल थ्रो करने के बाद, प्रोजेक्टाइल थ्रो करने के बाद वापस ग्राउंड पर आने में जो समय लगता है, बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं जिसे सबको समझ में आ जाए। प्रोजेक्टाइल थ्रो करने के बाद जैसे कि यहां से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया तो ग्राउंड पर आने में जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, और इसे टी से सूचित करते हैं ना, टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, इसको हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। अब ये निकालेंगे कैसे, इसका फार्मूला क्या होगा। तो देखो बेटा अभी तो मैंने आपको बताया कि अपन इसको देखो, सिंपल सी बात है कि कितनी देर ये हवा में रहा, मतलब इस सब मतलब ये तो आया यहाँ से यहाँ है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ वर्टिकल मोशन सॉल्व कर देंगे, उसी से आ जाएगा। मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, हम लिख देंगे फॉर वर्टिकल मोशन, देखेंगे ध्यान से आप लोग, फॉर वर्टिकल मोशन, ठीक है बेटा। जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया तो वर्टिकल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h, उसने वर्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, h। आप ये नहीं बोलोगे सर ये डिस्टेंस वर्टिकल नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस उसने इतना ही कवर किया है, ठीक। तो वर्टिकल मोशन के लिए s बराबर क्या है बेटा, h, s बराबर क्या है बेटा, h, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, h। अच्छा मुझे बताओ वर्टिकल मोशन के लिए जो ay आप बोला करते थे, ay क्या है बेटा, g। आप मुझे बताओ वर्टिकल के लिए, भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके लिए होती है, वर्टिकल के लिए होती है। तो वर्टिकल के लिए ay कितना है बेटा, g। इस बार टाइम, हम इसको यहां से यहां आने में टाइम लगा रहे हैं, तो यहां से यहां आने में जो टाइम लगता है उसी को तो t बोलते हैं बेटा। तो टाइम हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, t, टाइम को कैपिटल टी ले लिया, कैपिटल टी का मतलब वही उड्डयन काल जिसको अपन को निकालना है, ठीक है बेटा। अब देखिए ये हो गया, s हो गया, a हो गया, टाइम हो गया, तो लगा दो फार्मूला। कौन सा वाला फार्मूला भाई, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at। अच्छा वर्टिकल मोशन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था बेटा, 0 था। ये भी आप याद रखिए कि जब हमने फेंका था इसको तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो जैसे ही आपने ये फार्मूला लगाया तो s बराबर आप क्या पुट कर देंगे बेटा, h, और uy के जगह पे 0 पुट कर देंगे तो 0 इंटू टी, है ना, 0 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू a के बदले में g पुट कर देंगे और t के बदले में कैपिटल T पुट कर देंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये तो खा जाएगा इसको 0। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, h बराबर हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से 2h बराबर क्या आ गया बेटा, gt स्क्वायर। तो यहां से t स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा, 2h अपॉन g। तो आप मुझे बताइए कि यहां से t बराबर क्या हो गया बेटा, अंडर द रूट ऑफ
2h/g। और इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि हाइट आपको पता हो, ध्यान देंगे, अगर आपको हाइट पता हो तो कितने वेलोसिटी से फेंका गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको हाइट पता हो तो कितने वेलोसिटी से फेंका गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये जो टाइम पीरियड होगा मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ये 2h/g का अंडर रूट होगा। नोट कर लीजिए। फिर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसके बारे में, इसका क्या मतलब निकलेगा ये बता रहा हूँ आपको। आपको ये डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं बेटा? ये टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन आपको समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताइए आप, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया बेटा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि मान लीजिए मैं छत पे चला गया, छत पे चढ़ गया, ठीक है, छत के ऊपर चढ़ गया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने इस मार्कर को फेंका। ध्यान देंगे आप लोग, मार्कर को फेंका मैंने, इसको 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बहुत तेजी से फेंका, ठीक, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बहुत ही फास्ट फेंका, ठीक। और एक दूसरे बंदे ने बंदूक से उसी हाइट से बंदूक से गोली छोड़ी, ठीक, बंदूक से गोली। आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि जमीन को पहले कौन टच करेगा? मतलब मैंने जो फेंका था, ऑब्वियस ही बात है मेरे से ज़्यादा स्पीड से उस बंदूक की गोली निकलेगी, तो ज़्यादा स्पीड से वो बंदूक की गोली निकल रही है और मैं जो फेंक रहा हूँ वो 20 किलोमीटर पर आवर, मैं भी थोड़ा तेज फेंक रहा हूँ। तो बताइए कि ग्राउंड पर जब वो गिरेगी गोली और ये मार्कर, तो पहले कौन गिरेगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, पहले कौन गिरेगा? चलिए, आंसर आने स्टार्ट हो गए। मार्कर, और लोग बताओ आंसर भाई, और लोग बताओ, देखते किसका सही आंसर आता है। भूमि सिन्हा का भी आया मार्कर, मार्कर, अंशुल मिश्रा का भी आया मार्कर, 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 सर मार्कर गिरेगा, मार्कर गिरेगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। यही वो लोग हैं जिन्होंने टॉप किया है, बहुत बढ़िया। बुलेट बुलेट बुलेट, बहुत बढ़िया, ये सब टॉप करने वाले लोग, रैंकर्स बैच है, इनके ये सपने हैं कि 12th क्लास में हम टॉप करेंगे पूरे एमपी में। और आंसर देखिए, मार्कर, बुलेट, एक का आंसर सही आया है अनुष्का श्रीवास्तव का, सेम टाइम लगेगा। और आनंद का भी आंसर सेम आया है, अमीशा का भी आंसर सेम आया है, बिल्कुल 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 सेम टाइम लगेगा। आप लोग थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए फॉर्मूले के ऊपर, बिल्कुल जिनका आंसर मार्कर है और जिनका आंसर बुलेट है दोनों गलत है, दोनों को सेम टाइम लगेगा। आप मुझे बताओ कि जो फार्मूला है, फार्मूले में कहीं पर आपको वेलोसिटी दिख रहा है क्या? T=, कहीं पर भी आपको u दिख रहा है क्या? अगर आपको u नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। आप चाहे मार्कर फेंको, चाहे बंदूक की गोली फेंको, या किसी बंदे को उठा के फेंक दो, सबको सेम टाइम लगेगा, सबको सेम टाइम लगेगा। बस हाइट सेम होना चाहिए बेटा, हाइट सेम होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो बात पचने वाली है ही नहीं, क्योंकि गोली तो बहुत तेजी से निकलेगी और बहुत जल्दी जाके नीचे गिरेगी। बेटा देखो, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मार रहे हैं, तो अगर आप ज्यादा तेज वेलोसिटी से फेंकोगे तो वो ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ज्यादा दूर जाके गिरेगा, लेकिन टाइम जो है वो सेम लगेगा। मेरे बात को अगर आप समझ रहे हैं तो उस पर थोड़ा गौर करिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बिल्कुल सेम टाइम सही आंसर है, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को।
तो आगे बढ़ें क्या? कमेंट कर दो आप लोग, आगे बढ़ें। देखो बेटा, अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है, एक बस लास्ट है ये इसके लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इसको बोलते हैं बेटा क्षैतिज परास। क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो याद रखिए, देखो ये इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब ये जितनी देर हवा में रहा, मतलब जितना टाइम उसको यहां से यहां ट्रेवल करने में लगा, उस दौरान वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को क्या बोलते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, during time of flight, the maximum horizontal distance, the maximum horizontal distance covered by object, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना दूर जाके गिरेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, है ना। और इसको कैसे निकालेंगे, तो आप देखो नाम से भी क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए आपका कौन सा मोशन लगाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन या वर्टिकल मोशन। तो ऑब्वियस ही बात है हॉरिजॉन्टल मोशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, ध्यान देंगे, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन क्या लगाएंगे आप लोग, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आप सब मुझे बताइए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, यही आर निकालना है हमें। तो आर निकालना है तो एस बराबर क्या पुट कर देंगे बेटा, आर पुट कर देंगे। आप मुझे बताइए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो यू एक्स है, यही तो यू है, यही तो यू है ना, जो भी हमने फेंका था तो हॉरिजॉन्टल में ही फेंका था। तो यू के बदले में यू लिख देंगे, है ना, और टी के बदले में कैपिटल टी लिख देंगे। क्यों कैपिटल टी लिख देंगे बेटा, क्योंकि यहां से यहां आने में उसको कितना टाइम लगा है, इतना ही टाइम लगा है, ठीक है बेटा। और प्लस हाफ, ए एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो है, ए एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर क्या देगा बेटा, हाफ इंटू जीरो इंटू टी का स्क्वायर। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, आर बराबर यू इंटू टी। तो यू की वैल्यू तो यू ही रहेगी, है ना, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अंडर द रूट ऑफ 2h/g, जो कि आप लोगों ने निकाल लिया। और यही होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। आपको समझ में आ गया ये पॉइंट, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए। और सेम क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैंने मार्कर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है किसी स्पीड से, और बंदूक की गोली जो बुलेट है, बुलेट को भी मैंने फेंका है, मतलब गोली निकली है वहां बंदूक से, तो आप मुझे बताएंगे कि ज़्यादा दूर जाके कौन गिरेगा। अब बताओ, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है जो पिछली बार मैंने आपसे पूछा था
इसी केस में, उड्डयन काल के केस में, टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में मैंने आपसे पूछा बता ज़्यादा देर कौन हवा में रहेगा। यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि ज़्यादा दूर जाके कौन गिरेगा। अगर एक को मैंने मतलब बंदूक से जो गोली निकली है, बुलेट निकली है वो, या फिर मारकर ज़्यादा दूर जाके कौन गिरेगा, ये इसका आंसर क्या होगा। या ये भी सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला देख के बता दें। यस, बुलेट का आंसर राइट है। बुलेट जो है वो ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। कारण क्या है, देखिए जिसकी स्पीड ज़्यादा उसके लिए यू की वैल्यू ज़्यादा, और यू की वैल्यू ज़्यादा तो आर की वैल्यू भी ज़्यादा, और वो ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, है ना बेटा। तो इसमें कंफ्यूज मत करना। जो इससे पहले अपन ने पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज, तो दोनों के केस में आप लोग समझ गए कि क्या है। तो यही थी बेटा आज की क्लास, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन जो दूसरा वाला ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही सारी बातें सेम टू सेम, सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे कि वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो होता है उसका पाथ पैराबोलिक होता है। फिर उसके लिए भी अपन हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, उसके लिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, है ना। तो ये सारी बातें अपन उसके लिए भी करेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस यही 2-3 दिन की क्लास होती है इसकी, है ना। तो अगली क्लास जब भी होगी तो उसमें अपन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। इसको थोड़ा आप लोग रिवाइज कर लेना एक बार, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट।